हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामिज़ॉन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 20 मई 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। काफ़ी लंबे समय के बाद हम लोगों का मिलना हो रहा है। आई होप कि आप सभी लोग हेल्दी होंगे और सेफ़ होंगे। प्लीज़ घर पे ही रहिए और सेफ़ रहिए। इस समय हम लोग रेड जोन में हैं। डेली गवर्नमेंट सैनिटाइजेशन का कार्य कर रही है हमारे आसपास। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग सेफ़ होंगे। और पिछले 8 से 10 दिन के बीच में जो भी हमारे लेक्चर्स पेंडिंग रह गए हैं उन सभी को मैं इसी वीक में अपलोड कर दूंगा। और साथ ही जो हमारी नाबार्ड सीरीज़ चल रही है उसके 4 पार्ट इसी वीक में अपलोड कर दूंगा मैं। आप लोग हेल्दी रहें। इसी के साथ हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप वीडियो का एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखें, क्योंकि हर वीडियो के लास्ट में मैं हमेशा की तरह 2 क्वेश्चन पुटअप करूँगा। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली सर्ट इन, जो कि एक गवर्नमेंट की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है, उसने मोबाइल बैंकिंग मालवेयर के विषय में वार्न किया है। आपको बताना है उस मोबाइल बैंकिंग मालवेयर का क्या नाम है। रिसेंटली सर्ट इन ने इवन बोट मोबाइल बैंकिंग मालवेयर के विषय में वार्न किया है। तो आप याद रखिएगा, मैं बता दूं, सर्ट इन ने कहा है कि ये इवन बोट जो मोबाइल बैंकिंग मालवेयर है ये एक ट्रोजन है। ट्रोजन क्या होता है? ट्रोजन आपके मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर के रूप में इंस्टॉल हो जाता है। लगता है आपको वो सॉफ्टवेयर है, लेकिन हमारे प्राइवेसी का जो डाटा होता है वो चुरा लेता है। इवन बोट इसमें क्या कार्य करता है? इवन बोट आपके बैंकिंग के डिटेल्स चुरा लेता है और सीक्रेटली आपके पैसे जो है विड्रॉल कर लेता है। तो आप याद रखिएगा, रिसेंटली सर्ट इन, जो कि गवर्नमेंट की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है, उसने इवन बोट नामक मालवेयर के विषय में वार्न किया हम लोगों को। बात करते हैं सर्ट इन की। तो जो आपकी सर्ट इन है इसका फुल फॉर्म है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये एक ऑफिस के तौर पे कार्य करती है। जिसके डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं संजय बहल। तो आप याद रखिएगा, इवन बोट एक मालवेयर है और मोबाइल बैंकिंग मालवेयर है, ये खास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है रिसेंटली नारेडको का डायरेक्टर जनरल किसे अपॉइंट किया गया है। नारेडको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत एक कंस्ट्रक्शन रेगुलेटरी फर्म है। ये फर्म है, ये गलत हो गया यहाँ पे। मैं बता दूँ, नारेडको का जो डायरेक्टर जनरल है रिसेंटली राजेश गोयल जी को अपॉइंट किया गया है। तो आप याद रखेंगे, राजेश गोयल जी आप यहाँ देख सकते हैं, रिसेंटली नारेडको के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं। नारेडको का फुल फॉर्म आप यहाँ से देख सकते हैं, नेशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। मैं बता दूँ आपको, जो आपके राजेश गोयल जी हैं, इससे पहले हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड में सीएमडी थे, यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर थे। अगर बात करें नारेडको की, जिसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, नेशनल रियल ई स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। और जो कंस्ट्रक्शन फील्ड होती है उसका सेल्फ रेगुलेशन करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के तहत आती है। इस समय मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह पुरी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आपको बताना है किस इंडियन बैंक ने स्पेशल गोल्ड लोन बिजनेस वर्टिकल प्लान लॉन्च किया है लॉकडाउन के दौरान। तो गोल्ड लोन आपको पता ही है, घर में पड़ा है सोना तो अब काहे का रोना। अक्षय कुमार का ऐड आप लोगों ने सुना होगा। इसमें क्या होता है, गोल्ड को हम गिरवी रख के बैंकों से लोन ले सकते हैं। तो रिसेंटली केनरा बैंक ने स्पेशल गोल्ड लोन बिजनेस वर्टिकल प्लान लॉन्च किया है लॉकडाउन के दौरान। आप अपना गोल्ड यहाँ पे गिरवी रख सकते हैं और 7.85 ईयरली इंटरेस्ट रेट पे इनसे लोन ले सकते हैं। 1 से 3 वर्षों तक का आपको टाइम मिलेगा और इस दौरान आपको इतना इंटरेस्ट रेट पे करना होगा। तो ये केनरा बैंक ने लॉन्च किया है स्पेशल गोल्ड लोन बिजनेस वर्टिकल प्लान। बात करते हैं केनरा बैंक की। तो केनरा बैंक के चेयरमैन कौन है? TN मनोहरन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में, जो कि कर्नाटका की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आपको बताना है रिसेंटली 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली मीटिंग में इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया। तो मैं बता दूं, यहाँ आप फोटो में देख सकते हैं, हमारे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली मीटिंग में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। तो आप याद रखिएगा, जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली मीटिंग है ये WHO की एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है। तो हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी ने 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली मीटिंग में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। हर बार ये बैठक जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में होती थी, लेकिन इस बार कोरोना वायरस चल रहा है, इसलिए इस बैठक को वर्चुअली ऑर्गेनाइज़ किया गया है। मेन पर्पज़ क्या है? कोरोना के विषय में ही चर्चा की गई है इसमें, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा चर्चा की गई है। बात करते हैं WHO की, क्योंकि ये WHO की अपेक्स बॉडी है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। इसमें सभी कंट्रीज जो WHO की पार्ट हैं उनके हेल्थ मिनिस्टर पार्टिसिपेट करते हैं प्रत्येक वर्ष जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में।
इसके डायरेक्टर जनरल हैं WHO के टेड्रोस एडहेनम, जो इथियोपिया से बिलोंग करते हैं। टेड्रोस एडहेनम आपके इथियोपिया से बिलोंग करते हैं। डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल बहुत इंपॉर्टेंट है WHO के, क्योंकि वो कौन है? सौम्या स्वामीनाथन, जो इंडिया से बिलोंग करती हैं, चेन्नई की रहने वाली हैं। तो रिसेंटली WHO की 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली मीटिंग में डिजिटली तरीके से यानी वर्चुअल तरीके से इंडिया को डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी ने रिप्रेजेंट किया। ये चारों नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सौम्या स्वामीनाथन के विषय में मैंने आपको बता दिया। प्रीति सुदान इस समय इंडिया की हेल्थ सेक्रेटरी हैं, और साथ ही साथ ये जो आप रणदीप गुलेरिया देख रहे हैं, ये एम्स दिल्ली के डायरेक्टर हैं। तो ये चारों नाम इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है रिसेंटली किस मिनिस्ट्री ने रिवाइटलाइजिंग म्यूजियम्स एंड कल्चरल स्पेस पर वेबिनार का आयोजन किया। जब फिजिकल तरीके से होता है तो उसको कहते हैं सेमिनार, और जो वर्चुअल तरीके से होता है उसको कहते हैं वेबिनार। तो रिसेंटली रिवाइटलाइजिंग म्यूजियम्स एंड कल्चरल स्पेस पर वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है कल्चर मिनिस्ट्री ने। तो आप इतने याद रखेंगे। कल्चर मिनिस्टर कौन है इस समय? प्रहलाद सिंह पटेल जी कल्चर मिनिस्टर हैं। 19 मई को जो लेक्चर है उसमें मैंने कवर करवाया है कि 18 मई को प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल म्यूजियम्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। उसी दिन यानी 18 मई को कल्चरल मिनिस्ट्री ने रिवाइटलाइजिंग म्यूजियम्स एंड कल्चरल स्पेस पर वेबिनार को ऑर्गेनाइज़ किया। तो आप इतना याद रखेंगे, प्रहलाद सिंह पटेल जी हमारे मिनिस्टर हैं, और वर्चुअल तरीके से ये वेबिनार आयोजित किया गया है ताकि हम अपने म्यूजियम्स को संग्रहित और संरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, DB सेकेटकर कमेटी आपको बताना है किस मिनिस्ट्री द्वारा गठित की गई थी। तो रिसेंटली ये बहुत चर्चा में थी। डिफेंस मिनिस्ट्री ने 2015 में, उसमें मिनिस्टर कौन थे? डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर जी। 2015 में जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने आर्मी रिफॉर्म्स के लिए DB सेकेटकर कमेटी गठित की थी, मनोहर पारिकर जी ने 2015 में। रिसेंटली DB सेकेटकर कमेटी की सारी जो सजेशंस थे उनको मान लिया गया है, रिकमेंडेशन। और मैं बता दूं आपको, जो बॉर्डर एरिया है उसमें रोड कंस्ट्रक्शन को गवर्नमेंट अब तेज़ी से बढ़ावा देना चाहती है, क्योंकि DB सेकेटकर कमेटी ने कहा था कि अगर हमें चाइना को रोकना है तो बॉर्डर एरियाज़ में हमारी सड़कें अच्छी होनी चाहिए। तो DB सेकेटकर कमेटी रक्षा मंत्रालय से रिलेटेड है। आर्मी रिफॉर्म्स पर हमारे मनोहर पारिकर ने 2015 में गठित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालसा ने रिसेंटली रिकमेंड किया है कि कितने अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को छोड़ दिया जाए, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के दौरान उनकी अदालती कार्यवाही नहीं हो पा रही है। तो नालसा यानी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसने कहा है कि 42,259 यानी 42,259 लोगों को छोड़ दिया जाए जो अंडर ट्रायल चल रहे हैं और काफ़ी लंबे समय तक ये जेल में रह सकते हैं। तो आप याद रखिएगा, 42,259 लोगों को रिकमेंड किया है नालसा ने कि इनको छोड़ दिया है, जिसमें सबसे ज़्यादा बंदे कहाँ से हैं? यूपी से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा नालसा ने ये भी रिकमेंड किया है कि 16,391 लोगों को पे रोल प्रोवाइड की जाए। जो पे रोल प्रोवाइड करने वाले लोग हैं उनमें मैक्सिमम लोग MP से बिलोंग करते हैं। तो ये टोटल जो 42,000 के आसपास लोग हैं ये तो छोड़ ही दिए जाएंगे, और बाकी जो 16,000 के आसपास लोग हैं इनको पे रोल पे छोड़ दिया जाएगा। ये दोनों रिकमेंडेशन नालसा ने अपनी एक रिपोर्ट में की है, क्योंकि कोरोना वायरस का क्राइसिस चल रहा है और लॉकडाउन चल रहा है। हर जगह पे वर्चुअल अदालतें नहीं चल रही हैं जैसे यूपी ने लॉन्च कर दी है। तो इस दौरान जो कैदी हैं जो 3 महीने के लिए जेल चले गए हैं या 2 महीने के लिए जेल चले गए हैं या 6 महीने के लिए जेल चले गए हैं, वो कोरोना वायरस से पीड़ित ना हो, इसलिए नालसा ने ऐसा रिकमेंडेशन किया है। बात करते हैं नालसा की, तो आपको याद होगा हमारे संविधान के जो DPSP हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, यानी राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत, उसमें आर्टिकल 39A है। पहले ये देख लेते हैं। आर्टिकल 39A है DPSP में। उसमें कहा गया है कि हमारे सभी सिटीजन्स को फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए। तो फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने के लिए 1987 में एक एक्ट पास किया गया, नालसा एक्ट 1987। उसके द्वारा नालसा की स्थापना की गई थी। कब? 1995 में। ये हमारे लोगों को फ्री लीगल एड प्रोवाइड कर देती है। मैं बता दूं आपको, जो नालसा के पैट्रन चीफ होते हैं वो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन वो होता है जो सेकंड मोस्ट सीनियर जज होता है सुप्रीम कोर्ट में। इस समय सेकंड मोस्ट सीनियर जज कौन है? तो NV रमन्ना जी, वही नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? शरद अरविंद बोबड़े जी। तो आप दोनों के नाम याद रखेंगे। और जो नालसा है यानी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसने कहा है कि 42,259 नागरिकों को छोड़ देना चाहिए जो अंडर ट्रायल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस स्टेट गवर्नमेंट ने साइबर सिक्योरिटीज़ पर हैक प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो रिसेंटली कर्नाटक सरकार ने साइबर सिक्योरिटी पर हैक प्रोग्राम लॉन्च किया है। एक्चुअली कर्नाटक गवर्नमेंट की एक संस्था है साइसेक, यानी सेंटर फॉर
एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी। उसने जो है हैक प्रोग्राम लॉन्च किया है साइबर सिक्योरिटीज़ पर स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए। रिसेंटली 21 स्टार्टअप्स को इस प्रोग्राम में शामिल किया गया है ताकि जो है साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं कर्नाटक गवर्नमेंट के सारे डिवीजन्स में। तो आप याद रखिएगा, हैक प्रोग्राम कर्नाटक गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है। कर्नाटक गवर्नमेंट की जो बॉडी है साइसेक, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी, उसने साइबर सिक्योरिटी में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए हैक प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो आप इतना याद रखेंगे। बात करेंगे कर्नाटका की, तो कर्नाटका के इस समय सीएम कौन है? BS येदियुरप्पा जी। गवर्नर हैं वजुभाई वाला। कर्नाटक की 2 परियोजनाएं बहुत फेमस है इस समय। एक मेकदातु रिजर्वायर जो कावेरी नदी पर बन रहा है, दूसरा कलश बंधुरी प्रोजेक्ट जो कि मांडवी या महादाई रिवर पर बन रहा है। मांडवी कहते हैं इसको गोवा में और महादाई कहते हैं इसको कर्नाटक में। तो ये दोनों प्रोजेक्ट आप याद रखेंगे, एक कलश बंधुरी प्रोजेक्ट, दूसरा मेकदातु रिवर प्रोजेक्ट। तो आप हैक प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? कर्नाटक गवर्नमेंट ने साइबर सिक्योरिटीज़ पर स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने माइग्रेंट वर्कर्स पर स्पेशल पोस्टेज स्टैंप लॉन्च किया है? रिसेंटली इंडियन पोस्ट ने भारत के निर्माण में माइग्रेंट वर्कर्स की क्या उपयोगिता है उसको बताने के लिए स्पेशल पोस्टेज स्टैंप लॉन्च किया है। आपको पता ही है, कोरोना वायरस क्राइसिस के दौरान माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं यानी प्रवासी मजदूर इस स्टेट से उस स्टेट ट्रैवल कर रहे हैं, अपने घरों को वापस जा रहे हैं और उनकी हालत हम सभी को पता है। इसीलिए इंडियन पोस्ट ने उनका क्या योगदान है हमारे इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में या फिर इंडिया के विकास में, उसको बताने के लिए स्पेशल पोस्टेज स्टैंप लॉन्च किया है इंडियन पोस्ट ने। बात करते हैं अगर इंडियन पोस्ट की, तो इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 के द्वारा 1 अक्टूबर 1854 को हमारे इंडियन पोस्ट की स्थापना हुई थी। और किसने स्थापना की थी? लॉर्ड डलहौजी, उस समय गवर्नर जनरल थे, उन्होंने ही स्थापना की थी। तो आप इन्हें याद रखेंगे, स्पेशल पोस्टेज स्टैंप माइग्रेंट वर्कर्स पर इंडियन पोस्ट ने जारी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस सोशल नेटवर्किंग साइट पर साइंटिस्ट ने फंगस की एक नई स्पीसीज़ खोजी है जिसका नाम है ट्रोग्लोमाइसिस ट्विटेरी? तो आप नाम से ही समझ सकते हैं, ट्विटर पर पाई गई है ये स्पीसीज़। तो आप इतना याद रखेंगे, ये फंगस की स्पीसीज़ है और ट्विटर ऐसी पहली सोशल नेटवर्किंग साइट बन गई है जिस पर साइंटिस्ट ने कोई स्पेशी खोजी है। स्पेशी मतलब प्रजाति। मैं बता दूं आपको, अगर बात करें ट्विटर की, तो 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। जैक डॉर्सी ने इसकी स्थापना की थी, जो इसके फाउंडर मेंबर भी हैं और CEO भी हैं। जैक डॉर्सी हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया में है। और रिसेंटली ट्विटर ने अपने सभी एम्प्लॉयज़ को आफ्टर लॉकडाउन परमिशन दे दी है कि वो वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं। तो रिसेंटली ट्विटर पर फंगस की एक नई स्पीसी पाई गई है जिसका नाम है ट्रोग्लोमाइसिस ट्विटेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिकटॉक के CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन अपॉइंट हुए हैं? रिसेंटली केविन मेयर जी को टिकटॉक का CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। मैं बता दूं, जो अमेरिका की डिज्नी फर्म है उसके स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के ये हेड थे। तो केविन मेयर जी रिसेंटली टिकटॉक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाए गए हैं। टिकटॉक, इसको बाइट डांस जो कि एक चाइनीज़ फर्म है उसने बनाया था, आपको याद ही होगा, बाइट डांस टेक्नोलॉजी, उसने टिकटॉक को बनाया था। और ये वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें 15 सेकंड 10 सेकंड की वीडियोस लोग बनाते हैं और शेयर कर सकते हैं। नेगेटिव सेंस के कारण इस समय इंडिया में चर्चा में है। ये सितंबर 2016 में ये लॉन्च हुआ था, बाद में 2018 में ये म्यूजिकली में मर्ज हो गया था। तब से USA में कई ज़्यादा डाउनलोड हुए और रिसेंटली केविन मेयर जी को इसका CEO बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली इसेंशियल कमोडिटीज़ की होम डिलीवरी के लिए विशाल मेगा मार्ट के साथ किसने टाइड अप किया है? तो मैं बता दूं आपको, फ्लिपकार्ट। आप यहाँ देख सकते हैं, फ्लिपकार्ट ने रिसेंटली विशाल मेगा मार्ट के साथ टाइड अप किया है ताकि इसेंशियल कमोडिटीज़ यानी आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी प्रोवाइड किया जा सके। जो विशाल मेगा मार्ट है ये रिटेल सप्लाई चेन प्रोवाइड करवाएगा फ्लिपकार्ट को, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को आसानी से, जो इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं वो अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू आसानी से लोगों तक पहुँचा सके। और ये अभी ऑल ओवर कंट्री में नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद ऐसे कुछ शहरों में ही ये सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। बात करें अगर फ्लिपकार्ट की, तो अक्टूबर 2007 में इसकी स्थापना हुई थी फ्लिपकार्ट की। सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने इसकी स्थापना की थी। वर्तमान में CEO कौन है फ्लिपकार्ट के? कल्याण कृष्णमूर्ति CEO हैं फ्लिपकार्ट के। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? बेंगलुरु में। और आपको याद होगा 2018 में वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट के 77% शेयर एक्वायर कर लिए थे। तो प्रैक्टिकली आप बोल सकते हैं कि वॉलमार्ट जो है फ्लिपकार्ट की पेरेंट कंपनी हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आपको बताना है किस बेवरेज कंपनी ने रिसेंटली जोमेटो और ड्यून्जो के साथ पार्टनरशिप की है अपने प्रोडक्ट्स की डिलीवरी के लिए? तो रिसेंटली बिस्लेरी ने जोमेटो और ड्यून्जो के साथ पार्टनरशिप की है ताकि इसके
प्रोडक्ट्स की होम डिलीवरी हो सके। आपको पता ही है लॉकडाउन चल रहा है, तो बिसलेरी के प्रोडक्ट तो जायज़ है कि वो नहीं घर तक पहुंच सकेंगे, इसलिए बिसलेरी ने ज़ोमैटो और डुइंज़ो के साथ पार्टनरशिप की है। आप इतना याद रखेंगे। बात करते हैं ज़ोमैटो की, क्योंकि इन तीनों में ज़ोमैटो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2008 जुलाई में ज़ोमैटो की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा में। इसके फाउंडर और सीईओ कौन है? दीपिंदर गोयल। दीपिंदर गोयल ज़ोमैटो के फाउंडर एंड सीईओ हैं। रिसेंटली बिसलेरी ने ज़ोमैटो और डुइंज़ो के साथ अपने प्रोडक्ट्स की होम डिलीवरी के लिए एग्रीमेंट किया है। आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है किस स्टेट गवर्नमेंट ने 3 ऑर्डिनेंस अनाउंस किए हैं, यानी अध्यादेश अनाउंस किए हैं ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट कर सकें। तो लॉकडाउन चल रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी स्लो डाउन आ रहा है, इसलिए ओडिशा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो 3 ऑर्डिनेंस लाएगी, 3 अध्यादेश लाएगी ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर में बूस्ट मिल सके। तो आप इतना याद रखिएगा। देखिए, जैसे केंद्र सरकार यानी राष्ट्रपति जो है हमारे, आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं, वैसे ही राज्य सरकार में जो हमारे गवर्नर यानी राज्यपाल होते हैं, आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। दोनों के ही ऑर्डिनेंस 6 मंथ तक मान्य होते हैं। 6 महीने बाद हालांकि ये वापस जारी कर सकते हैं, लेकिन अगर उस दौरान संसद में सत्र चलने लगा तो आपको संसद से ये अध्यादेश पारित करवाना आवश्यक है, वरना ये नॉन वैलिड हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 213 के तहत स्टेट गवर्नमेंट और आर्टिकल 123 यानी 123 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट अध्यादेश जारी कर सकती है। रिसेंटली ओडिशा सरकार ने कहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए वो 3 अध्यादेश जारी करेगी। बात करते हैं ओडिशा की, तो आप यहाँ मैप में देख लीजिए ओडिशा। सीएम कौन है? नवीन पटनायक जी, बीजू पटनायक के पुत्र हैं ये। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल जी। जो ओडिशा है वो मंदिरों के लिए बहुत फेमस है, जैसे लिंगराज मंदिर हुआ, कोणार्क मंदिर हुआ, सन टेम्पल जिसको आप कहते हैं, जगन्नाथपुरी हुआ, ये सब उड़ीसा के फेमस मंदिर हैं। उड़ीसा की जो चिल्का लेक है वो इंडिया छोड़िए आप, एशिया की भी लार्जेस्ट लेक है। तो आप इतना याद रखिएगा। फ्रेश वाटर लेक की बात नहीं कर रहा हूँ, कंबाइंड फ्रेश और सॉल्ट वाटर दोनों की बात करें या ब्रैकिश वाटर की, तो जो चिल्का लेक है वो एशिया और इंडिया की लार्जेस्ट लेक है। आप इतना याद रखिएगा। जो ओडिशा के पास व्हीलर द्वीप है, जिसका नाम रिसेंटली बदल के अब्दुल कलाम आइलैंड कर दिया गया है, वो एक मिसाइल टेस्टिंग साइट है। इंडिया में 2 मिसाइल टेस्टिंग साइट हैं, एक चांदीपुर वो भी उड़ीसा में स्थित है, और दूसरा व्हीलर द्वीप जिसका नाम अब अब्दुल कलाम आइलैंड कर दिया गया है, वो दोनों उड़ीसा में ही स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आपको बताना है किस यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ इस्टेब्लिश करने की घोषणा की है। तो पब्लिक हेल्थ में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए रिसेंटली दिल्ली यूनिवर्सिटी ने घोषणा की है कि वो स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ स्थापित करेगी। तो मैंने आपको बता दिया, पब्लिक हेल्थ में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ये स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ स्थापित करेगी। इसके अलावा एक और इनका इनिशिएटिव है, उसका नाम है रिसर्चेस विदाउट बैरियर। रिसर्चेस विदाउट बैरियर वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही इनिशिएटिव है पब्लिक हेल्थ में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए। क्या? रिसर्चेस विदाउट बैरियर। तो ये दोनों आप देखेंगे, स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड रिसर्चेस विदाउट बैरियर इनिशिएटिव, ये दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी के इनिशिएटिव हैं पब्लिक हेल्थ में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अलीबाबा के फाउंडर जैक मा ने रिसेंटली किस बैंक के बोर्ड से रिज़ाइन कर दिया है? तो जैक मा रिसेंटली सॉफ्ट बैंक के बोर्ड से रिज़ाइन कर दिया है। आप देख सकते हैं, सॉफ्ट बैंक जापान की बैंक है। मैं बता दूं, अलीबाबा अभी तक इसके बोर्ड मेंबर के तौर पर रजिस्टर्ड थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है सॉफ्ट बैंक से। बात करते हैं सॉफ्ट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जापान में इसका हेडक्वार्टर है। इसके फाउंडर और सीईओ हैं मसायोशी सन, MASAYOSHI, मसायोशी SON, मसायोशी सन इसके फाउंडिंग मेंबर और सीईओ हैं। आप इतना याद रखिएगा। एक विज़न फंड है, ऑल ओवर वर्ल्ड में एक विज़न फंड है। मैं बता दूं, वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी फोकस्ड वेंचर कैपिटल फंड है ये विज़न फंड। इसको रन कौन करता है, आपसे कभी भी ये पूछ लेंगे। तो विज़न फंड को सॉफ्ट बैंक रन करती है। ये $100 बिलियन का टेक्नोलॉजी फंड है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड वेंचर कैपिटल फंड। इसको सॉफ्ट बैंक रन करती है। और सॉफ्ट बैंक कहाँ की बैंक है? जापान की बैंक है। हेडक्वार्टर है इसका टोक्यो में। रिसेंटली इसके बोर्ड मेंबर के तौर पर जैक मा, अलीबाबा के फाउंडर जो हैं, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है इंडिया की कौन सी बैंक पहली बैंक हो गई है जिसने वीडियो KYC यानी नो योर कस्टमर अलाउ कर दिया है वीडियो के तौर पर? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने रिसेंटली वीडियो के द्वारा KYC अप्रूव कर दिया है। ये इंडिया की पहली बैंक हो गई है। आपको पता ही है RBI ने कहा था कि KYC ज़रूरी है, तो अब आपकी कोटक महिंद्रा बैंक ने कह दिया है कि कोई भी बंदा वीडियो के द्वारा भी KYC अप्रूव करवा सकता है। जो भी नए कस्टमर्स होते हैं, जो भी नए कस्टमर्स होंगे कोटक महिंद्रा बैंक के, वो अपने सेविंग अकाउंट्स ओपन करने के लिए KYC वीडियो के तहत अप्रूव कर सकते हैं। बात करें अगर कोटक महिंद्रा बैंक की,
तो फरवरी 2003 में इसकी स्थापना हुई थी, 2003 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। फाउंडर और सीईओ हैं इसके उदय कोटक। रिसेंटली इसने वीडियो KYC अप्रूव कर दी है और इस तरह से ये इंडिया का पहला बैंक हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉब वॉटसन। रिसेंटली इनका निधन हो गया। ये फेमस बेसबॉल प्लेयर थे, किस कंट्री के थे आपको ये बताना है। तो रिसेंटली बॉब वॉटसन का निधन हो गया। ये फेमस बेसबॉल प्लेयर थे USA के। तो आप देख सकते हैं, आप कंट्री का नाम, इनका नाम और प्लेयर थे, किस गेम से रिलेटेड थे, ये तीनों चीज़ें आप याद रखेंगे। और मैं बता दूं आपको एक खास बात इनके विषय, बॉब वॉटसन जो हैं इनको द बुल के नाम से भी जाना जाता था। आज की वीडियो में हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। ये 19 मई का क्वेश्चन है, थोड़ी देर में वो वीडियो अपलोड हो जाएगी तो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये आज की वीडियो के एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन है। आपको बताना है स्टेट गवर्नमेंट किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी कर सकती है और विजन फंड किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।